हेलो स्टूडेंट्स, कार्नोट साइकिल पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने कार्नोट साइकिल के ऑपरेशंस या स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कार्नोट साइकिल पार्ट 3 में उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हुए टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे। एक पूरे कार्नोट साइकिल में गैस द्वारा किया गया कुल कार्य टोटल वर्क बराबर होगा W1, W2, W3 और W4 के बराबर। इन सभी को हमने पार्ट 2 में कैलकुलेट किया था। W1 यहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपांशन है, W2 एडियाबैटिक एक्सपांशन है, W3 आइसोथर्मल कंप्रेशन है और W4 एडियाबैटिक कंप्रेशन है। इस प्रकार से हम कुल कार्य की गणना करेंगे। यहाँ हम निकालेंगे W इक्वल टू आइसोथर्मल एक्सपांशन में किया गया कार्य, जिसको हम Q1 के बराबर लिखा था हमने, और ये है आइसोथर्मल कंप्रेशन में किया गया कार्य, जिसे हम इक्वल किया था हमने माइनस Q2 के। तो इस प्रकार से हमें इक्वेशन 5 प्राप्त होती है, जिसमें हम Q1 माइनस Q2 का मान लिखते हैं। ये आइसोथर्मल कंडीशन में किए गए कार्य का मान है। अब आप जानते हैं कि आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखा था कि किसी भी एडियाबैटिक एक्सपांशन के केस में अगर T1 इनिशियल टेम्परेचर है और T2 फाइनल टेम्परेचर है, ऐसी कंडीशन में T2 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1 होती है। ये सभी कैलकुलेशंस हमने थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट 1 में, जब हमने थर्मोडायनेमिक 1 के जो हमने अलग अलग पार्ट्स पढ़े थे 1 से लगा करके 12 तक के, उसके दौरान हमने ये सारी कैलकुलेशंस की थी। तो यहाँ हम एडियाबैटिक एक्सपांशन देखेंगे और एडियाबैटिक कंप्रेशन देखेंगे। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में T1 अपॉन T2 होगा, क्योंकि यहाँ पर T2 इनिशियल टेम्परेचर है और T1 फाइनल टेम्परेचर है। तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू होगा V4 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। तो इस प्रकार से इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा V3 अपॉन V2 इक्वल टू V4 अपॉन V1 के बराबर। तो V4 अपॉन V3 इक्वल टू आ जाएगा V1 अपॉन V2 के बराबर। तो ये आप ध्यान रखिए कि V4 अपॉन V3 का मान हम किसके बराबर रख सकते हैं, V1 अपॉन V2 के बराबर। तो इस प्रकार जो इक्वेशन 5th हमने यूज़ की थी, उसमें हम W इक्वल टू Q1 माइनस Q2 की वैल्यू रखेंगे। तो W इक्वल टू Q1 की वैल्यू RT1 log E V2 अपॉन V1 है, जबकि Q2 की वैल्यू हम क्या रखते हैं वहाँ हमने Q2 की वैल्यू लिखी थी V4 अपॉन V3 के बराबर, और V4 अपॉन V3 को हमने किसके इक्वल कर दिया है, V1 अपॉन V2 के बराबर। तो इस प्रकार हम माइनस Q2 की वैल्यू हम लिखेंगे RT2 log V1 अपॉन V2 के बराबर। तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ प्लस है तो ये साइन कन्वर्ट होगा माइनस में। जब ये माइनस में कन्वर्ट होगा तो V1 अपॉन V2 को हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे V2 अपॉन V1। अब इस पूरी इक्वेशन में हम V2 अपॉन V1 को कॉमन ले लेंगे तो हमें ये मिलेगा RT1 माइनस T2 और log E V2 अपॉन V1। तो इस प्रकार ये जो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है, ये हमें W का मान प्राप्त होता है, और इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1, जिसमें कि हमने Q1 की वैल्यू लिखी थी। तो हमें प्राप्त होगा W अपॉन Q1, और W इक्वल टू किसके बराबर है, Q1 माइनस Q2 के बराबर, और Q1 माइनस Q2 इक्वल टू हम क्या करेंगे, Q1 करेंगे।
तो इस प्रकार से इस इक्वेशन को हम Q1 से डिवाइड करेंगे, और आप जान रहे हो Q1 का मान किसके बराबर होता है, RT1 log E V2 अपॉन V1 के बराबर। तो जब हम इस Q1 माइनस Q2 मीन्स RT1 माइनस T2 अपॉन log E V2 अपॉन V1 को डिवाइड करेंगे Q1 मीन्स RT1 log E V2 अपॉन V1 से, तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। वो होगी W अपॉन Q1 किसके बराबर होगा, T1 माइनस T2 अपॉन T1 के बराबर। तो इस प्रकार से हम कार्य की गणना करेंगे, W इक्वल टू हो जाएगा Q1 इंटू T1 माइनस T2 अपॉन T1 के बराबर। ये आप ध्यान रखिए। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता लगता है कि टेम्परेचर T1 पर जो हीट अब्जॉर्ब की जाती है उसका मान होता है Q1। सॉरी, T1 टेम्परेचर पर जो टोटल हीट Q1 अब्जॉर्ब की जाती है, तो उस अवशोषित ऊष्मा Q1 का कुछ भाग ही वर्क में कन्वर्ट होता है, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है, शेष भाग होता है, वो सराउंडिंग या सिंक में चला जाता है। इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को परिभाषित कर सकते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम एनी सोर्स to convert it into equivalent amount of work without expending certain amount of it। मीन्स किसी भी चक्रीय प्रक्रम में किसी स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा अपने कुछ भाग का हनन किए बिना तुल्य मात्रा में कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती। यानी कुछ पार्ट उसका लॉस होता है, संपूर्ण पार्ट अवशोषित ऊष्मा का पूर्ण भाग कार्य में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसी को हम ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो इस प्रकार कार्नोट साइकिल के आधार पर हम ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। कि the fraction of heat absorbed by engine which can be converted into work is called the efficiency of a engine। किसी हीट इंजन द्वारा अवशोषित ऊष्मा का वह भाग जो कार्य में परिवर्तित होता है, ऊष्मा इंजन की दक्षता को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दक्षता कहलाती है। तो W अपॉन Q1 यानी टोटल अवशोषित ऊष्मा का जितना भाग कार्य में कन्वर्ट होता है वही उसकी एफिशिएंसी ऑफ इंजन कहलाती है। अभी हमने देखा कि जितनी हीट अब्जॉर्ब की जाती है उस अवशोषित ऊष्मा को पूर्ण रूप से हम कंप्लीटली कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। ऊष्मा का जितना भाग कार्य में परिवर्तित होता है, वर्क में कन्वर्ट होता है, वही इंजन की एफिशिएंसी कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एब्जॉर्ब्ड हीट अवशोषित ऊष्मा से उत्पन्न उपयोगी कार्य W और हाई टेम्परेचर पर अवशोषित ऊष्मा Q1 का अनुपात इंजन की दक्षता कहलाता है। एफिशिएंसी ऑफ हीट engine is the ratio of work W obtained from absorbed heat and absorbed heat Q1 at high temperature। तो दोनों ही तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ इंजन को। इस इक्वेशन से ये स्पष्ट होता है कि नंबर 1, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी केवल सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है जिनके बीच इंजन कार्य करता है।
किसी भी वर्किंग सब्सटेंस यानी कार्यकारी पदार्थ पर उसकी दक्षता निर्भर नहीं करती है। दूसरी बात कि चूंकि T1 माइनस T2 अपॉन T1 इज लेस देन 1 होता है, अतः दक्षता हमेशा 1 मीन्स 100% से कम होती है। एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1, दैट इज लेस देन 100%। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊष्मा को या हीट को पूर्णतः वर्क में कन्वर्ट करने के लिए या तो T2 इक्वल टू 0 हो या T2 इक्वल टू इनफाइनाइट हो। चूंकि ये दोनों ही ताप वास्तविक परिस्थितियों में प्राप्त नहीं किए जा सकते, अतः एफिशिएंसी इक्वेशन से ये स्पष्ट होता है कि किसी भी इंजन की जो दक्षता होती है वो कभी भी इकाई नहीं हो सकती, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हीट को कंप्लीटली इक्विवेलेंट वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और यही ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। तीसरी बात कि सोर्स और सिंक के टेम्परेचर में जितना ज़्यादा अंतर होगा, इंजन की एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, और यही कारण है कि जो स्टीम इंजन होते हैं उन स्टीम इंजन में अतितप्त भाप का प्रयोग किया जाता है। यानी सुपर हीटेड जो स्टीम इंजन होते हैं उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। कार्नोट का इंजन एक आइडियल रिवर्सिबल इंजन होने से इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, लेकिन जो रियल इंजन होते हैं वो रियल इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से कम होती है, क्योंकि इनकी नेचर इरिवर्सिबल प्रकृति की होती है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने कार्नोट साइकिल को डिस्कस किया, उसके ऑपरेशंस देखे और टोटल वर्क कैलकुलेट किया, और उसके आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाला कि किसी भी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, या उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम किन कंडीशंस में होती है, और उसी आधार पर हमने थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड नियम को डिफाइन किया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।